नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई बेशक आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वीकेंड्स का इंतज़ार अभी भी रहता है। और वीकेंड्स का मतलब हुआ कि हम आराम से उठेंगे, आराम से चाय पियेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, फेसबुक पर जाएंगे और ऐप्स डाउनलोड करेंगे और पूरा दिन ऐसे ही बिताएंगे आलस में। लेकिन जानते हैं, हमारे लिए ये जो वीकेंड है, ये जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, ये कितने सारे लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है। और जहाँ तक ऐप्स की बात है तो बाकी ऐप्स तो है ही है, लेकिन एक ऐप जो अभी हाल ही में बैन हुई यानी पबजी, उसके बारे में आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि 2016 में ये गेम लॉन्च हुआ था और अगर हम इसकी ग्लोबल अर्निंग की बात करते हैं तो वो है $3 बिलियन के आसपास, यानी 22,000 करोड़ रुपए जो कि इस एक ऐप ने अब तक कमाए हैं। और 2020 में ही ये जो इसकी कमाई है, यानी ये जो प्रॉफिट है, वो है 1.3 बिलियन। आप जानते हैं जुलाई 2020 तक इस गेम को, इस ऐप को डाउनलोड करने वाले लोग थे 734 मिलियन और 30 मिलियन लोग रोज़ इस गेम को खेलते हैं। एक छोटी सी ऐप जिसे हमने सिर्फ इतनी न्यूज़ वैल्यू दी कि ये बैन हो गई, क्योंकि 118 और भी चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई थी उनके साथ साथ। लेकिन कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने सारे नाम अगर आप नहीं जानते हैं तो उनसे पूछिए जो इसको एक पैशन की तरह लेते हैं, जैसे कि सोल मॉडल है या फिर क्रॉन्टन है या डायनामो है या रॉनी है। ये ऐसे नाम है जिनको सुनते ही जो आजकल की जो जनरेशन है वो एकदम से समझ जाती है कि हम पबजी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं या इंटरनेट का इससे क्या कनेक्शन है, चलिए ये भी बताती हूँ बस अभी थोड़ी देर में। जी हाँ, पबजी यानी प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, जो कि एक ऐसा गेम है जो 100 लोग एक साथ खेल सकते हैं, जिसमें 100 लोग एक साथ पैराशूट से उतरते हैं एक आइलैंड पर, फिर उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं और वो दूसरे मेंबर्स को मारते जाते हैं और जो लास्ट में जिंदा रहता है वो विनर होता है और उसके लिए फ्रेज होता है विनर विनर चिकन डिनर। ये फ्रेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये लिया गया था 1930 के इकोनॉमिक क्राइसिस से, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया, और उसके बाद इसे यूज़ किया गया लास वेगस में गैम्बलिंग में, जिसमें कि जो भी जीत जाता था वो चिकन डिनर अफोर्ड कर पाता था। और मिनिमम बेट जो थी वो $1 की थी और $1 ही जीतते थे तो $2 में चिकन अफोर्ड हो पाता था, इसीलिए उसे प्रमोट करने के लिए यूज़ किया गया। अब ये जो गेम है, इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से आप बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या वीडियोस देखते होंगे जिसमें कि इसे एक एडिक्शन की तरह माना गया और ये कहा गया कि ये गेम अच्छा नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा। इसकी वजह से बच्चे इम्पैक्ट हुए, पढ़ाई इम्पैक्ट हुई और यहाँ तक कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक बार ये कमेंट किया कि वो पबजी वाला है क्या, और उसके बाद ये और ज़्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन अब जहाँ तक इसकी बात आती है कि इससे बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आखिर हैं क्या और क्यों हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस गेम को लेके एक कंट्रोवर्सी में रही वो ये कि ये एक्सेसिव वायलेंस को प्रमोट करता है। तो एक्सेसिव वायलेंस जो है उसमें अगर हम थ्योरी ऑफ सर्वाइवल देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट देखते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्या होता है कि हमें ज़िंदा रहना है, इसलिए हम अपने आप को इतना ज़्यादा हेल्दी, इतना ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। लेकिन इसमें हम क्या अनैक्ट कर रहे हैं कि हमें अगर सर्वाइव करना है तो दूसरों को मारना पड़ेगा। तो ये जो अनैक्टमेंट है, ये धीरे धीरे हमारी साइकोलॉजी में ऐसा इम्पैक्ट डाल देती है कि हमें लगता है कि रियल लाइफ में भी अगर हमें जीना है तो हमें दूसरों को मारना होगा, यानी उनको ख़त्म करना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट, एक नेगेटिव फीलिंग को जन्म देता है, जिसमें कि हम एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम अपने बलबूते पर नहीं जीत सकते, बल्कि दूसरों को गिराकर, हराकर ही हम जीत पाएंगे। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा ये कि इसमें टाइम वैल्यू एक ख़त्म होती गई, क्योंकि धीरे धीरे हम जब गेम खेलना शुरू करते हैं तो एडिक्ट हो जाते हैं और पता ही नहीं लगता कितना टाइम बीत गया। तीसरा, एक सोशल आइसोलेशन हो गया, क्योंकि हम बाकी दुनिया से कट गए और हम अगर 5-6 घंटे इसी में लगा देंगे, सोचिए, तो फिर बाकी किसी से इंटरेक्शन करने के लिए ना तो एनर्जी रहेगी ना टाइम। चौथा, इससे हमारे हेल्थ लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि आंखें ख़राब होने शुरू हो गई, हेडेक होना शुरू हो गया, लेज़ी हो गए, वेट गेन करना शुरू कर दिया और मेंटल हेल्थ तो इफेक्ट हुई ही हुई।
तो ये बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से इसे नेगेटिव माना गया। इसके अलावा एक रीज़न है कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी लो हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर हम इस गेम को नहीं जीत रहे हैं तो हम झट से उससे बाहर आ जाते हैं। तो ये एक एस्केपिज्म को जन्म देता है, क्योंकि हम उससे बाहर आ पाए। लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आती है तो उससे हम बाहर नहीं आ सकते इस तरह से, या एस्केप नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे हमारी सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे झट से बाहर निकल आओ, एस्केप कर लो। लेकिन रियलिटी हमें फेस करनी ही पड़ेगी। तो वो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एफिकेसी लो होना, उसका एक रीज़न जो है ये वर्चुअल गेम्स हैं, पर्टिकुलरली पबजी की बात करते हैं तो। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये सारे फैक्टर्स हैं, हम जानते हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी खेलना कम नहीं करते या इसे बंद नहीं कर पाते। आखिर क्यों? तो हम इसे खेलना बंद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसे हम एक एस्केप रूट की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी रियलिटी से कहीं भागकर जा सकते हैं, तो फिर वर्चुअल लाइफ में। या दूसरा रीज़न है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सोशली, इसलिए हम सोचते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन का एक अच्छा माध्यम है। तीसरा ये कि जो हमारी रियलिटीज़ हैं वो हमें फैसिनेट नहीं करती। तो ये वर्चुअल रियलिटीज़ हमें बहुत फैसिनेट करती हैं, हमें थ्रिल लगता है, एक्साइटमेंट लगती है, विनिंग लगती है। जैसे कि आपने अवतार मूवी देखी होगी, जिसमें जो हीरो है वो एक वर्चुअल रियलिटी में जाता है और वो बिल्कुल फिजिकली फिट होता है, जबकि एक्चुअल रियलिटी में वो फिट नहीं है। तो इन रीजंस की वजह से, या अपने आइसोलेशन को हम किल करना चाहते हैं, उसकी वजह से हमने इन रियलिटीज़ को अपनाना ज़्यादा शुरू कर दिया। और कहाँ ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन एडिक्शन की एक हद तक पहुँच गई। अब ये सारे एडिक्शंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने शायद गलत जगह ढूंढा। इस वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा आ गए। तो इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी इसकी जो एब्रीवेशन है उसी में छिपा है, यानी पबजी में ही छिपा है। और उसी को एक ट्राई दिया जा सकता है कि अगर हम पबजी को प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड से चेंज कर दें और इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव करें कि P इज़ फॉर प्रायोरिटाइज योर डे। प्रायोरिटाइज योर डे का मतलब हो गया कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, तो ये एडिक्शन हट जाएगा। क्योंकि हमारे पास उसमें माइंड को एंगेज करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी और उसमें से कुछ टाइम हम इसके लिए निकाल सकते हैं। देन U is for upload the realities and replacement activities। तो अगर हम अपलोड करते हैं ये सब, तो डाउनलोड करने की नौबत थोड़ी सी कम आती है। यानी रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती हैं जो हमारी हॉबीज़ से रिलेट कर सकती हैं, हमारी सोशल लाइफ से रिलेट कर सकती हैं, हमारे चैट से रिलेट कर सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो हम पसंद करते हो, बेशक म्यूज़िक हो या फिर कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, तो वो सब अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। देन B इज़ फॉर बुक्स। अब बुक्स सुनते ही ऐसा लगता है कि एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बुक्स पढ़ना कभी भी आउटडेटेड हो नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो उसका एक अच्छा तरीका है कि हम उन बुक्स को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर पढ़ें। तो जब एक एक पैराग्राफ सब पढ़ते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर डिबेट्स करते हैं, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि हमें सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में पता लगता है, हमारी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होती है, हम अपने पॉइंट को जो रख रहे हैं उसके लिए उसके लिए स्टैंड कर सकते हैं, यानी उसको डिफेंड कर सकते हैं अपने लिए। और धीरे धीरे जो हमारा कॉन्फिडेंस है लोगों में बोलने का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और हम अपनी डिबेट्स को और अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट ये हो सकता है। तो सोचिए बुक्स पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। एंड G इज़ फॉर गेट कनेक्टेड। अब गेट कनेक्टेड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मोबाइल ऐप्स हैं ये हमें कनेक्शन देती हैं, इसलिए हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन वही कनेक्शन हमें सोशली मिल सकता है, स्पिरिचुअली मिल सकता है, इमोशनली भी मिल सकता है, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मिल सकता है। तो जब इन सब से हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमें किसी वर्चुअल रियलिटी की शायद ज़रूरत ना पड़े। अब माना कि आज ये एक सोशल फिनोमेना है, एक ट्रेंड है, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, शायद हम इससे बाहर निकल भी ना पाएँ, और बहुत सारे रीज़न से हम इसे खेलते हैं। उसमें सोशल रीज़न भी है, उसमें एक टेक फ्रेंडली होने का रीज़न भी है, उसमें एक एस्केपिज्म भी है, उसमें अपने आप को एक वर्चुअल रियलिटी देने का भी रीज़न है। तो बहुत सारे रीज़न है, सोशलाइजेशन भी है। लेकिन
फिर भी ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि ये रीज़न्स जो भी हैं ये हमारे रियलिटीज़ को चेंज नहीं करते हैं और उनसे जुड़े रहना ज़रूरी है। इसीलिए बात जब पबजी की आती है और हमारे लिए एक ट्रेंड है आज, न्यूज़ में भी है कि इसके ऊपर बैन हो गया और अब शायद ये बैन हट भी जाए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सटर्नल बैन हटना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर उसको हम बैन हटना या ना हटना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन हम अपने ऊपर जो बैन लगा सकें यानी एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकें, डिसिप्लिन तरीके से खेल सकें, वो इम्पॉर्टेंट है।